क्वेश्चन नंबर 9, identify the components labeled A, B, C and D in the diagram below from the list 1 to 7 given along with ये. तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन A, B, C, this is option A, this is option C, this is option D and this is option B. तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर ना हो, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस से अटैच ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट्स देखें, कंपोनेंट से हमें फिर ऑप्शंस मैच करने हैं. एक है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका न्यूक्लियस, बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का तो कोई रोल है नहीं, तो इसलिए ये 1 वाला ऑप्शन गलत हो गया. तो जहां पर भी 1 आएगा वो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, यानी ये इधर 1 आ रहा है, सो ये वाला बिल्कुल ही गलत हो गया. नेक्स्ट, देन इसके बाद एक और जगह 1 है, यानी ऑप्शन डी में, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया है. ऑप्शन 2 इधर हम देखें, इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन गलत हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, तो जो ऑप्शन 2 वाले होंगे वो डेफिनेटली गलत हो जाएंगे, यानी ये जो डी है ये तो गलत हो ही गया है. देन इसके बाद हमने बी ऑलरेडी गलत कर दिया था, अब हमें देखना है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से. देन थर्ड इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, हाँ, अगर हम ये डी वाला ऑप्शन इधर देख लें तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज डी इज साइटोप्लाज्म, यानी 3rd and 7th. तो अभी हम डी को लेबल कर देते हैं साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट, ऑप्शन 4 इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो नजर आता है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो जो बी है यहाँ पर वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी बी हो जाएगा 4th, दैट इज ये. डी इज 3rd, यानी साइटोप्लाज्म. इसके बाद हम देखिए साइटोप्लाज्म हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जो ए है वो या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में राइबोसोम नहीं है, तो डेफिनेटली ए क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी ए इज 5, ये बिल्कुल सही जा रहा है. बी इज 4. सी अगर हम देखें तो जो सी लेबलिंग है दैट इज न्यूक्लियस, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ऑलरेडी हो गया है. सेल वैक्यूल भी नहीं है, तो अल्टीमेटली सी क्या है, न्यूक्लियस. तो अगर हम सी की लेबलिंग देखें तो सी ऑलरेडी वैसे लेबल्ड था, बस सी इधर क्या है, न्यूक्लियस. तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है ए इज 5, ए इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी ए जो है वो है 5. देन बी इज 4, 4 इज अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो ये भी बिल्कुल सही है. देन उसके बाद सी इज 8, 8 इज न्यूक्लियस, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा. एंड उसके बाद सी के बाद आ रहा है डी, डी इज 3rd, 3rd इज साइटोप्लाज्म, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अगर हम देखें सी वाला ऑप्शन की वो करेक्ट क्यों नहीं है, तो सी ए है 6th यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वो तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. अब बेसिकली इस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए वो हमें यहाँ पर स्टूडेंट को सिखाना है. तो जैसे हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, सबसे पहले ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, कि हमने यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स पहचान लिए थे, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया था वो हमें हटाना था, बाकी जो पार्ट्स थे वो लेबल करने थे, और उससे डेफिनेटली बहुत जल्दी ये आंसर आ जाता. तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन ए.